अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 24 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है और हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या फॉर रेंटल के लिए रखी है, या ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई होगी, पीपीई में नहीं रहेगी। फिर इसके अंदर इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे है, पढ़ लेंगे थ्योरी में। सब्सिक्वेंटली इसको कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा जाता है। कॉस्ट मॉडल तो IS 16 जैसा सेम, फेयर वैल्यू मॉडल 100% डिफरेंट है। फेयर वैल्यू मॉडल IS 40 का कहता है कि हर ईयर एंड पे उसको उठा के फेयर वैल्यू पे लाएं और गेन या लॉस कहाँ ले जाएं, PNL के अंदर, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन फिर नहीं करनी। बेसिक से सवाल करके डिस्पोजल वगैरह को देख लिया था, यहीं पे मैंने आपको थोड़ा सा नोट को सिखा दिया था दोनों मॉडल्स के तहत कैसे। असल में ना मैंने ये दो अलग अलग नोट बनाए। उसकी वजह ये है कि या तो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को फेयर वैल्यू मॉडल पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी 1 कॉस्ट मॉडल पे तो 2 फेयर वैल्यू पे तो 3 कॉस्ट पे और 4 कॉस्ट पे और 5 फेयर वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज़ 1 क्लास ऑफ एसेट्स। अगर आपने उसको फेयर वैल्यू पे रखना है तो फिर जितनी प्रॉपर्टीज़ आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं वो सब फेयर वैल्यू मॉडल पे होंगी, और अगर आपने कॉस्ट मॉडल पे रखना है तो फिर वो सब कॉस्ट मॉडल पे होंगी। इसलिए मैंने ये अलग अलग नोट बनाए। एक एक्सेप्शन ज़रूर है, वो एक्सेप्शन मैंने अभी पढ़ाई नहीं, उस सवाल में से भी गायब कर दी थी। ऐसी ज़रा एक रूटीन में चलती बात में एक ऐसी नॉन रूटीन सी चीज़ आ जाए ना तो ज़रा खाम ऐसे परेशान कर दी, तो वो अलग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग अलग नोट बनाए, या तो ये बनेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में या ये बनेगा, और फिर सारी प्रॉपर्टीज या तो उस मॉडल के तहत होंगी या फिर इस मॉडल के तहत। ओके, अच्छा। फिर हमने ये क्वेश्चन 4 किया था जिसमें मैंने पॉइंट नंबर 6 गायब कर दिया था। ये वही एक्सेप्शनल केस था, तो मैंने कहा इसको अलग ही रखते हैं, ये अलग पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ से पढ़ लेंगे। लेकिन आपके सवाल का हिस्सा मैंने नहीं बनाया, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, अपना बनाया हुआ है, तो वो एक बीच में से एडजस्टमेंट निकाल दी थी हमने। ओके, सही है। अच्छा, अब ज़रा पास पेपर्स पे आते हैं। कल दे देता हूँ होमवर्क, तो आपने कर लेना था ये वाला सवाल, पता है आपको? हाँ जी, इसको आपने ज़रा अपने तौर पे लिखना है पहले और फिर देखना है। अच्छा, हमने तो ये लिखा, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं जी, बोथ IS 16 पीपी और IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील करती है विद टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। तो डिस्कस करो एनी 4 डिफरेंसेस। अब आपने अपने तौर पे को 4 डिफरेंस लिखने हैं, मैं बोल भी नहीं रहा, खुद से लिखने और फिर देखना है। अच्छा, हमने तो ये लिखे, क्या उधर भी यही थे, या कोई अच्छा ये भी हो सकता था, हमने सोचा था ये भी हो सकता था, ऐसे करके आपने लिखना है इसको एक दफ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 13 नंबर का ये सवाल आया था स्प्रिंग 24 में। इस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, बल्कि ये सवाल पढ़ें। पहले रिक्वायरमेंट मैं पढ़ा देता हूँ, बी रिक्वायरमेंट तो बाद में करते हैं। ए रिक्वायरमेंट है सिर्फ, प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023। अभी भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट है, और अगर पीपी इन्वॉल्व हो तो साथ में वो मांग सकता है। अब इसके बाद फिर वो सवालात हैं जिनमें दोनों नोट हैं, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो ये सवाल करते हैं जी, पढ़ें इस सवाल को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट आपने बनाना है, ठीक है। मैं तब तक फॉर्मेट बना लेता हूँ, आप सवाल पढ़ लें। ये कोई छेड़ता रहा है मेरे बोर्ड को। SL नाम है ना बिजनेस। ईयर एंड ज़रा देख के बता दें मुझे, ईयर एंड 31 दिसंबर या 30 जून? 31 दिसंबर है? नहीं, 31 दिसंबर से पहले दस दो मैनू, पहले 23 बोल देते हैं।
जी क्या समझ आती है? सवाल होएबल है कि नॉट होएबल है? होएबल है। अच्छा, तो देखिए जी, मुझे बताएं ज़रा कि ये वाली अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लिया ना सबने? क्या पता लगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं? फेयर वैल्यू मॉडल। इसका मतलब नोट बस इतना ही बनेगा, ठीक है? नज़र आ रहा है एंड पे? थोड़ा ये फाउंट ज़रा पतला हो गया एंड वाले भाइयों, ओके। तो उसके बाद फिर अगर कोई सब नोट्स हुए तो यहाँ पे हम 2-3 डाल देंगे, ठीक है? अब जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे कितनी प्रॉपर्टीज़ नज़र आई हैं आपको? 3 है। नाम कोई है? ये प्रॉपर्टी 1 2 प्रॉपर्टी ABC। अच्छा, तो प्रॉपर्टी A, प्रॉपर्टी B और प्रॉपर्टी C। और टोटल के कॉलम के बारे में क्या हुक्म है उसका? बोला उसने खुद। अच्छा, अगर बोलेगा तो नहीं बनाना, वरना टोटल का कॉलम इंटेग्रल पार्ट है, आपको पता ही है। टोटल का कॉलम ही वो कॉलम है जिसके एंड वाली फिगर उठ के बैलेंस शीट के फेस पे जाती है, ठीक है? तो अगर सवाल में वो कह दे टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड तो फिर मत बनाना, वरना लाजमी बनाना है, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट ज़रा मैं भी देख लूँ क्या कहता है। प्रिपेयर करो नोट 31 नंबर 23 का, जिसमें ईच प्रॉपर्टी को सेपरेट कॉलम में शो करो। वो तो वैसे ही करते हैं हम। और कॉलम फॉर टोटल भी नहीं रिक्वायर्ड और 22 भी नहीं रिक्वायर्ड। 23 बस बनाओ। कंपैरेटिव क्या होता है 23 का? 22, वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक हो गया? तो हमारा नोट तैयार है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट आए और फेयर वैल्यू मॉडल हो तो पर्चे में आपके लिए एक सफ़ा काफ़ी है, क्योंकि उस पर आपने ये 3 लाइनों में हेडिंग दे ली, फिर 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 लाइनों में नोट आ गया। सब नोट्स जो है वो मैक्सिमम आगे 5-6 लाइनें ले जाएंगे। तो इसका मतलब पहला सफ़ा, यानी कि पीपीई के नोट के लिए मैं कहता था मेन नोट एक सफ़े पे चला जाता था ना, दूसरा सफ़ा सब नोट्स के लिए, और तीसरे से वर्किंग शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल होगा और फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो फिर आपको पहला सफ़ा मेन नोट के लिए छोड़ना पड़ेगा और दूसरे सफ़े से वर्किंग, ठीक है? ओके, अब सवाल पढ़ते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन पहले ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको फिर यूज करके चलना ही है। आपने तो सारा सवाल तरतीब से पढ़ ही लिया है। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, जबकि कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर ऑल पीपीई। फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एड। तो अगर पीपीई होगा तो उसको डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है तो उसके लिए फिर ये रेलिवेंट नहीं रहेगा। फिर रेंटल रेवेन्यू रिसीव्ड ड्यूरिंग 2023 और कितना है जी? 45 मिलियन और 6 मिलियन, पता नहीं रिसीव्ड है और दूसरा एक्रूड है, पता नहीं अब इसका क्या करना है। लेकिन इस पॉइंट का क्या करना है ये समझ नहीं आ रही। जी हाँ, ये अभी डिस्क्लोजर आज इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा, इसके डिस्क्लोजर अभी पढ़ा दूंगा, नोट सामने बना हुआ है, ठीक है? तो वो क्या कहता है जी कि रेंट रिसीव हुआ और एक्रू हुआ। अब हमने फ़ौरन आया ख्याल कि यार ये शायद वो सब नोट्स में डालना है, तो वो असल में तो आज जब डिस्क्लोजर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि उसने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में कि जो रेवेन्यू आपने अर्न किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से और जो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो आपने डिस्क्लोज करने होते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ से उठाते हैं, उठा के लिख देते हैं। अगला पॉइंट भी यही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो ये मुफ्त के 2 नंबर हैं। और उसके बाद कहता है ऑल फेयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय अल्फा ब्रदर्स एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर। ये लाइन लिखी हो सवाल में तो ऐड कर देना, सब नोट्स में नहीं लिखी होगी तब भी खैर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड लाजमी नहीं करता इस चीज़ को कि आप किसी प्रोफेशनल वैल्यूअर से ही वैल्यू लगवाएं, तो आप अपने अंदाजे को भी मान लेते हैं। आइए 16 में ज़रा पाबंदी ज़्यादा है, ठीक है ना? तो ये लाइन लिखी होगी तो पर्चे में आप सब नोट्स में डाल देना, नहीं लिखी होगी तब भी खैर है, कोई मसला नहीं है इसका, कोई ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है? अच्छा जी, अब फॉलोइंग pertains to properties of Synthesia Limited. SL obtained possession of property A. प्रॉपर्टी ए का इन्होंने पोजेशन ऑब्टेन किया है फ्रॉम टेनेंट। ऑब्टेन्ड पोजेशन फ्रॉम टेनेंट का मतलब क्या होता है कि खाली करवा ली टेनेंट से, किराएदार से खाली करवा ली। कब जी?
30 अप्रैल को। तो प्रॉपर्टी ए 30 अप्रैल को उन्होंने खाली करा ली है, ठीक है। जब एसएल ने शिफ्ट किया है अपना हेड ऑफिस प्रॉपर्टी बी से, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी बी पहले पीपीई थी, अब प्रॉपर्टी ए पीपीई हो गई है। अब बी का क्या किया है ये नहीं अभी पता। आगे कहता है प्रॉपर्टी बी जो है उसको रेंट आउट कर दिया। अच्छा, ये ट्रांसफ़र की ही एडजस्टमेंट आ गई ना, फिर ऐसा ही है ना। प्रॉपर्टी ए ट्रांसफ़र होगी इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम पीपीई, और प्रॉपर्टी बी जिसमें पहले हेड ऑफिस था पीपीई थी वो ट्रांसफ़र आउट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अच्छा सवाल हैं अभी और भी होता अगर वो साथ पीपीई का नोट भी मांग लेता, वो हैं आगे सवाल। लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, तो दोनों तरह के सवाल आने चाहिए ना। पर्चे के अंदर उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट मांगा है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है ना, दिमाग में उसी को सोच के, जैसे कल किया था। तो क्योंकि टॉपिक अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करा रहा हूँ तो मैं सिर्फ वही वाले सवाल, कल भी वही करवाया आज भी वही करवा रहा हूँ। लेकिन ये दोनों इकट्ठे नोट मांग सकता है, मांगे हुए हैं 2 से 3 दफ़ा उसने। आज कोई एक आधा होमवर्क में चला जाएगा आपके इंशाल्लाह, ठीक है। ऑन 30 अप्रैल 23 द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए वॉज 740। इसी दिन फेयर वैल्यू ए की कितनी थी। अब ए को पता ही है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो ट्रांसफ़र इन करना है तो भी फेयर वैल्यू पे, और ट्रांसफ़र आउट करना है तो वो भी। वाइल फेयर वैल्यू ऑफ बी वॉज डिटर्मिन्ड एज इक्वल टू इट्स, मतलब कैरिंग वैल्यू निकालोगे 30 अप्रैल की, डेप्रीशिएट करके निकालोगे, और जो 30 अप्रैल की कैरिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो कह रहा है वही इसकी फेयर वैल्यू है। तो उसने खुद बताया वो फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू वैसे फेयर वैल्यू होती नहीं है लेकिन इत्तेफाक से बराबर है। उसने खुद कहा जो बुक वैल्यू है वही फेयर वैल्यू है। तो दोनों की फेयर वैल्यू एक तरह से गिवन ही है, एक की बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है, दूसरी की कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ए और बी की कुछ डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी ए हमने 1 जनवरी 21 को खरीदी थी 750 की, और 31 दिसंबर 22 हमारे पिछले साल का आखिरी दिन, उस पर इसकी फेयर वैल्यू थी 720। ये इसलिए ज़रूरी है कि इस साल का ओपनिंग बैलेंस 720 नज़र आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईयर एंड पे उठा के फेयर वैल्यू पे रखते हैं या ट्रांसफ़र के दिन फेयर वैल्यू पे लाना होता है। उसके अलावा साल में किसी वक्त इसको फेयर वैल्यू पे लेकर नहीं। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे हो गई, और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट डेट पे उसको उठा के ले जाना है फेयर वैल्यू। तो इसका मतलब 2023 का अगर हम नोट बना रहे हैं, 31 दिसंबर 23 पे ईयर एंड हो रहा है, तो 1 जनवरी 23 हमारा ओपनिंग बैलेंस आना है, और 1 जनवरी 23 का ओपनिंग क्या है, 31 दिसंबर 22 का क्लोजिंग। अगर फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यूज करते हैं तो 31 दिसंबर 2022 का जो क्लोजिंग है वही हमारा ओपनिंग बनेगा। और ये प्रॉपर्टी ए हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, टेनेंट से खाली कराई 30 अप्रैल को और फिर यहां से ट्रांसफर आउट हुई, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये वहां से ये फिगर मिल गई, ठीक है जी। उसके बाद जब ये यहां से निकल गई, प्रॉपर्टी ए यहां से निकल गई, तो पीपीई में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, तो फिर ये वाली फेयर वैल्यू मेरे लिए रेलेवेंट नहीं रहेगी। डन हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी बी है। प्रॉपर्टी बी की फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 22 पे क्या थी, इसका मैंने क्या करना, क्योंकि प्रॉपर्टी बी तो 31 दिसंबर 22 पे क्या थी, पीपीई थी, और 30 अप्रैल 23 को आके वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही है। तो पिछले साल फेयर वैल्यू उसकी क्या थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट डेटा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से मतलब की चीज़ें निकालनी है, और क्या कॉन्सेप्ट आता हो। तो ये बात समझ आ रही है। इसको मैंने क्यों क्रॉस लगाया, समझ आया पक्का। पीपी में पड़ी थी ना पहले, 31 दिसंबर 22 पे प्रॉपर्टी बी क्या थी, या 1 जनवरी 23 कह लें, प्रॉपर्टी बी क्या थी, पीपीई। तो पीपीई के अंदर तो हमने भी पढ़ के आए हम कि कौन सा मॉडल यूज कर रहा है, तो कॉस्ट मॉडल में तो हम एसेट को उठा के फेयर वैल्यू पे नहीं ले जाते पीपीई के अंदर, तो इसका मतलब ये रेलेवेंट नहीं। लेकिन जब 30 अप्रैल को हमने ट्रांसफर करना है और ये कैरिंग अमाउंट निकाल के उसी को कहना है जी ये इसकी फेयर वैल्यू है, तो उसके बाद फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो जाएगी और ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू फिर रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। आगे वो कहता है 60% ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज रेफर टू, यानी अगर डेप्रीसिएशन करने की जरूरत पड़े तो 60% लैंड है, 40% सिर्फ डेप्रीशिएबल अमाउंट रखनी है। फिर नहीं, पहले सवाल जैसा बन गया जो हमने किया था, उसमें 40% लैंड था, यहाँ बस 60% है, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं जी। रुपीज इन मिलियन ही हम अपना नोट बना लेते हैं
और प्रॉपर्टी, अब ये सारी बात आसान सा सवाल है। पेज नंबर कौन सा है? 312। अब 31 दिसंबर 2023 का नोट बना रहे हैं, तो 1 जनवरी 2023 हमारा ओपनिंग होना है, ठीक है, और 31 दिसंबर 23 हमारा क्लोजिंग होना है। ये लिखने की जरूरत तो नहीं होती पर्चे में, बहरहाल आपके लिए मैं लिख लेता हूँ। अब 1 जनवरी 23 के बारे में मैंने क्या कहा हुआ है, इस पे ओपनिंग ना निकाला करो, 31 दिसंबर 22 पे निकाला करो। अब दोबारा आते हैं जी ए, दोबारा एक दफा देख लें, ये बात उम्मीद से समझ आ गई होगी। प्रॉपर्टी ए जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, हेड ऑफिस उसमें मूव किया है। प्रॉपर्टी बी जो है वो पीपीई थी, खाली करके किराए पे दिया है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ए पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर हुई, इसका मतलब साल के पहले दिन ये ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नजर आएगा। तो 1 जनवरी 23 की बजाय 31 दिसंबर 22 पे प्रॉपर्टी ए की वैल्यू निकालनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर। तो 31 दिसंबर 22 पे ये प्रॉपर्टी ए किस पे पड़ी होगी? 750 की कॉस्ट पे, 750 पे, 31 दिसंबर 22 की क्लोजिंग फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू, ये क्लोजिंग वैल्यू होगी, जो 1 जनवरी 23 का ओपनिंग बनेगी। कितना जी? 700, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी ए में कोई एडिशन हुआ है? कोई ऐसे कमरा शमरा और डाल दिया हो जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई हो सकता है ना। बिल्डिंग के अंदर एक रनिंग बिल्डिंग में भी एडिशन हो सकता है, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, 4थी मंजिल डाल दी। नाउ दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपग्रेड की तरह से, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ है क्या? हमने इसको बेचा है तो ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, लेकिन 30 अप्रैल को हमने इसको ट्रांसफर आउट करना है, ऐसे ही है। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, तो ये जो ट्रांसफर आउट होना है ये 320 पे नहीं हो सकता, ऐसे ही है। ये बात समझ के चलना है। क्या ट्रांसफर आउट 720 पे होगा? बोलो, ये 720 पे ट्रांसफर आउट नहीं हो सकती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, और असूल क्या है? ट्रांसफर के दिन फेयर वैल्यू पर इसको ला करके ट्रांसफर करना। अब IAS 40 के पास फेयर वैल्यू मॉडल है, ये इसको उठा के फेयर वैल्यू पे 30 अप्रैल पे ले आएगा। 30 अप्रैल पे फेयर वैल्यू पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कह रहा है 30 अप्रैल पे फेयर वैल्यू कितनी होगी इसकी? 740। अब हमने छोटी सी वो वर्किंग जैसे करते हैं उसी से हमने सरप्लस निकाल लेना है, फेयर वैल्यू गेन। तो वर्किंग 1 740 पर ले जाना है, इस वक्त 720 पर। इसका फायदा ये है, आप इस तरह लिखेंगे ना तो प्लस आएगा तो गेन है, माइनस आ जाए तो लॉस भी हो सकता था। यहीं पर 740 माइनस 700, यहाँ पे होता 700 माइनस 720 होता तो -20 आ जाता, मतलब लॉस रिकॉर्ड करते। फेयर वैल्यू गेन भी आ सकता है, फेयर वैल्यू लॉस भी आ सकता है, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो क्या है? गेन +20 आ गया नहीं, तो उठाकर ले जाएं इसको 740 पर, तो 20 रुपए से बढ़ाना है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोगों ने पीपी के अंदर या इन्वेंटरी दोनों के अंदर अगर हम ट्रांसफर करना है तो दोनों के ऊपर फेयर वैल्यू पे ला के ट्रांसफर करेंगे। अगर पीपीई में पड़ा है वहां से भेजना है तो भी फेयर वैल्यू वहीं पर लाकर इसको देंगे। इन्वेंट्री है तो वहां से भी आना इसने फेयर वैल्यू पे है। अब मसला ये है कि पीपीई के पास तो ऐसा मॉडल है कि वो एसेट को उठा के ट्रांसफर के दिन फेयर वैल्यू पे ले आए। उसके फेयर वैल्यू मॉडल का नाम रीवैल्यूएशन मॉडल है। सरप्लस आएगा ओसीआई से होता, वो पड़ा रहेगा रिटेन्ड उसमें चेन इक्विटी में, वो मसला नहीं। लेकिन एक मॉडल है उसके पास जिसमें वो ईयर एंड पे उठा के एसेट को, या किसी दिन भी उठा के एसेट, मिड ऑफ द ईयर भी तो हमने रीवैल्यूएशन की थी एक दिन, तो किसी भी दिन वो फेयर वैल्यू पे उस एसेट को उठाकर ला सकता है। लेकिन इन्वेंट्री बेचारे के पास क्या मसला है, मजबूरी क्या है उसकी? उसके पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो उठाकर उसको कॉस्ट से ऊपर ले जाए। कॉस्ट से नीचे ले जाने वाली बात तो है उसके पास, वो भी ईयर एंड पे एनआरवी एडजस्टमेंट, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लेकिन इन्वेंट्री के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि वो उठाकर
एसेट को फेयर वैल्यू पे ले जाए, वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए फिर मजबूरी के दर्जे में वहाँ से बुक वैल्यू ही क्रेडिट हुई थी, लेकिन इसने अपनी जिद पकड़ी हुई थी कि हमने तो एसेट को लेना है फेयर वैल्यू पे, तो इसको इन फेयर वैल्यू पर कर दिया, वहाँ से आउट बुक वैल्यू पे हुआ और गेन लॉस पीएनएल में ही जाना होता है, बस वो इस नोट में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, खैर वो पता नहीं एडजस्टमेंट तो है नहीं अभी सवाल में। अब लें जी 20 रुपए से क्या कर दें। अब मैंने उस दिन कल भी यही कहा था कि भाई कोई मसला नहीं है, आप पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपकी नीचे आ गई, किसी और देखो ना, एक ही सवाल के अंदर पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और फिर ट्रांसफर, ये भी हो सकता है। यानी अगर को आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको आपने ट्रांसफर आउट करना है, तो उसको तो आपने इस तरह से फेयर वैल्यू एडजस्ट करके कर लिया, लेकिन जो ट्रांसफर इन होगी वो पहले इधर आएगी और फिर ईयर एंड पे उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी। तो कभी एक जगह पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पहले जरूरत पड़ रही होगी, कभी एक जगह पे ट्रांसफर से बाद में। तो इसलिए आपने इसमें परेशान नहीं होना। इधर देखो इस वक्त प्रॉपर्टी 720 जमा 20 हो गई ना 740 पे, अब इसको क्या कर दो, ट्रांसफर आउट। ठीक है, तो ये 740। ठीक है, अच्छा अब अगर आप जो नहीं है रिक्वायरमेंट उसको भी जैसे जहन में लाना चाहें, तो अगर कोई पीपीई का नोट, जैसे आप होमवर्क में आज सवाल मिल जाता है उसके अंदर होता है, तो पीपीई का नोट बन रहा होता तो उसके अंदर क्या होता जी, प्रॉपर्टी ए ने ऐसे आना था, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, वो वाला पुराना ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन तो आ ही गया, ये नया वाला ट्रांसफर, ट्रांसफर इन आउट, ऐसा ही है। तो वो वहां से आउट होके यहां पे इन हो जाना। ठीक है, और फिर क्लोजिंग, उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो उसी तरह से अपना 740 में डेफिसिट हो जाना था, अगर साथ साथ चलाना हो तो। ओके सही है, लेकिन अभी आज के सवाल में ये रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, लेकिन कल मैंने ऐसे ही आपको ओपन करके ना आगे वाला काम भी बताता रहा था, इवन इन्वेंट्री के अंदर भी बताया था। आपने वो एग्जांपल्स की थी 4-5 जो दी थी, हो गई थी नहीं, वही थी, लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी ना। मैंने सवाल की जो मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हद तक थी, लेकिन पूरी कहानी इसलिए बताई थी कि जर्नल एंट्रीज आपको तभी समझ आनी थी जब वो पूरी कहानी आपके सामने होती। तो जर्नल एंट्रीज की थी आप लोगों ने, अल्लाह करे की हो सब ने। अच्छा जी, अब भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब ईयर एंड के ऊपर एक मसला आ गया, ईयर एंड पे ये पड़ी है, तो इसीलिए तो फिर हमने प्रॉपर्टी ए की 31 दिसंबर 2023 वाली ये फेयर वैल्यू क्या कर दी, इग्नोर। कॉस्ट मॉडल है, अच्छा वहां पे रीवैल्यूएशन मॉडल होता भी, तो चूंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी पीपी का नोट बनाना, इसलिए वैसे भी मैंने इस सवाल की हद तक इग्नोर करना था। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होती पीपी का नोट बनाओ और रीवैल्यूएशन मॉडल भी होता, तो फिर वहां पे जाके उसको रीवैल्यू करते ईयर एंड के ऊपर, पर ऐसा कुछ करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कौन सा मॉडल है जी, फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है। ओके अच्छा, अब उसके बाद एट द सेम टाइम क्या हुआ, पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है प्रॉपर्टी बी, और प्रॉपर्टी बी 30 अप्रैल की फेयर वैल्यू जो है उस पर ला करके उसने हमें देनी है पीपीई ने। लेकिन फेयर वैल्यू सवाल में उसे देने की बजाय क्या बोल दिया कि बुक वैल्यू फेयर वैल्यू। अच्छा अब देखा जाए ना तो ये एक आसानी थी सवाल के अंदर, जिनको वो रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला जो कल कॉन्सेप्ट दिया है, जो पहले सवाल था आपको और मैंने कहा था रुक जाओ 2-3 सवाल थे ना, तो क्वेश्चन के अंदर आंसर हुए थे, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉन्सेप्ट जिसके पास नहीं भी है ना, ये सवाल उसका भी सही हो जाना था। ऐसे आई कैप ने थोड़ी सहूलत दी थी देखा जाए तो, ठीक है ना। खैर वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कि जो 30 अप्रैल ट्रांसफर डेट है, 1 अप्रैल है, वो कह रहा है जी कि 30 अप्रैल पे जो बुक वैल्यू थी इस प्रॉपर्टी बी की, ये पहले पीपीई है, ऐसे ही है, पीपीई में क्या है जी, प्रॉपर्टी बी, क्योंकि प्रॉपर्टी बी जो है इसकी जो बुक वैल्यू 30 अप्रैल को बनती है वही उसकी फेयर वैल्यू है। अब उसकी बुक वैल्यू पे पहुंचना है तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, हम खड़े हैं 23 में, ये तो 1 जुलाई 21 पे आई थी, तो बड़ा मसला है।
लंबी वर्किंग करें या जंप करें? तो जंप करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड तो है नहीं, वो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो क्या करें? फॉर्मूला लगता था, वो भूल गया मुझे। कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू पावर प्लस एन। ओ यू गॉट इट। यकम जनवरी 2023 तक ले आते हैं, फिर ज्यादा जंप नहीं लगाते। यकम जनवरी 2023, और इस दिन हम क्या निकाल लेंगे जी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकलेगी कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट। वो कहाँ गया रेट शीट जो लिखा हुआ था नीचे एंड पे? 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। जी हाँ, ये 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट करते हैं, तो 500 रुपए इसकी कॉस्ट इंटू 1 माइनस, जी हाँ 500 को पहले 40% तो करें, जो बचेगा फिर वो है डेप्रीशिएबल अमाउंट, बिल्डिंग पोर्शन, फिर उस पे लगाओ 1 माइनस वो जो भी आप कह रहे थे। ठीक है, चलें। तो 200 आएगा। 200 लिखना आपकी मर्जी, ना भी लिखे तब भी काम चलेगा। 500 इंटू कितना? 40% क्या आता है? 200। ये 200 क्या है? नहीं 60% तो बेटा लैंड है, मैं डेप्रीशिएट, ये मैंने बिल्डिंग पोर्शन डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, अच्छा 200 आ गया। अच्छा अब एक है, इस वक्त फिर अगर आपने इसको 200 कर दिया है ना, तो फिर ये सिर्फ बिल्डिंग यहाँ पे लिखी जाएगी, तो फिर एंड पे जाके लैंड को जस्ट ऐड कर देना। सही है, ऐसे कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। डेप्रिसिएशन हर बार अलग नहीं करनी पड़ेगी, वैसे आप अलग भी कर सकते हैं। ओके, बहरहाल 200 इंटू, अब जी 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर जी। अब यकम जुलाई 2000, यकम जुलाई, बोलो क्या डेट थी परचेज की? यकम जुलाई 2021, तो 31 दिसंबर 21 तक 1 साल गुजरा, फिर 31 दिसंबर 22 तक 2 साल गुजरे, नहीं 31 दिसंबर 21 तक 6 महीने गुजरे और 22 तक पूरा साल, तो कितने साल गुजर गए? 31 दिसंबर 22 का मतलब यकम जनवरी 23, तो 2 नहीं है 1.5 है, प्लस 1.5। वैसे इतना तंग हुए हैं सर हम तो 2 साल की वर्किंग कर लेते हैं ना। नहीं, अगर 3-4 साल पहले होता तो ये हेल्प आप पहले किया हुआ काम है, कौन सा नया कर रहे हैं जी? अच्छा, अब ये 171 सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन की बुक वैल्यू है, इसमें बाकी जो 500 का 60% है यानी 300, वो मैंने अभी ऐड नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैं इसको 30 अप्रैल पे ले आऊंगा, जो बुक वैल्यू बनती है वो सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन की आ गई, उसमें एज इट इज लैंड ऐड कर देंगे, क्योंकि लैंड की बुक वैल्यू तो वही रहनी है ना, लैंड तो डेप्रिशिएट होता नहीं है। ठीक है, तो फिर 30 अप्रैल 2023। भाई आपको समझ आ रही है? भाई आपको समझ आ रही है? कसमें? अच्छा जी, डेप्रीसिएशन। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 171 का 10% 40%, अब फिर 40% क्यों? 171 क्या है? बिल्डिंग पोर्शन है। ठीक है, इसका 10% लेकिन 4/12 कर दिया, ये जनाब 6 हो गया। अब साथ ही मैं तो कहता हूं एक यहीं पर ही क्या टोटल करना, पहले मैं बुक वैल्यू बिल्डिंग पोर्शन की निकालूं, फिर उसमें लैंड ऐड करूं, उसकी बजाय मैं यहीं पे लैंड ऐड कर रहा हूं। इजाजत दें अगर मुझे, तो लैंड ऐड कर दिया मैंने। अजीब सी वर्किंग है, पहले ऐसे कभी नहीं किया, लेकिन कोई नहीं, खैर है, मतलब अपना मतलब ही पूरा करना है ना आपने। मुझे ज़रा इसमें आसानी लग रही है, ये देखें जी 300 ऐड हो गया। अब ये वापस कितना बन गया? 465। अगर इस स्टेप में ऐड नहीं करना तो एक स्टेप और ऐड कर लें, पहले बुक वैल्यू निकाले बिल्डिंग की, फिर उसमें लैंड ऐड कर दें अगर इस पर तकलीफ हो रही है तो। 465 इज बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी एट 30 अप्रैल 2023। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों ऐसा करना पड़ा हमें, बोलो? क्योंकि बिल्डिंग ने सिर्फ डेप्रीशिएट होना था, कितना है जी? 460। बिल्डिंग ने सिर्फ डेप्रीशिएट होना था, तो फिर बिल्डिंग का पोर्शन अलग किया पहले। मैंने ये नहीं किया कि पहले 500 लिख के उसमें 300 माइनस किया और फिर बस सीधा ही कर दिया उसको, 200 डेप्रीशिएट हो गया। इसको देख ले जरा, इसकी समझ आती है तो फिर इससे आगे चले। अब देख ले जरा, तसल्ली से देख ले, आते गई। इधर देखें, 60% ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यूज रेफर टू लैंड। अगर 500 रुपए प्रॉपर्टी बी की कॉस्ट है
और तो उसमें से 60% लैंड, तो फिर डेप्रिसिएशन सिर्फ करनी है 40% की, तो हमने फिर 500 का 40% जो है सिर्फ उसको डेप्रिशिएट किया। हाँ वो 200 था, फिर उसको जरा 2 साल की वर्किंग से बचाने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा के उसको डायरेक्ट इस ओपनिंग बुक वैल्यू पे पहुंचा दिया। फिर इस साल हमने उसको 4 महीने डेप्रिशिएट किया। कोई यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकता था, लेकिन बहरहाल छोड़े, तरतीब सही होती है, ओपनिंग भी तो लिखना होता है, ठीक है। अब ये बुक वैल्यू क्या है, 171 माइनस 6 कितना बनता है, 165। ये 165 है बुक वैल्यू ऑफ ओनली बिल्डिंग, लेकिन प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग है, तो बाकी लैंड चूंकि वो 300 का था, 300 का ही है, उसमें तो डेप्रिशिएट होना नहीं होता, तो 300 वाले लैंड पोर्शन 300 कॉस्ट थी, 300 ही उसकी बुक वैल्यू है। तो फिर इस बुक वैल्यू में ये बुक वैल्यू ऐड कर दी। अब ये बुक वैल्यू बन गई प्रॉपर्टी बी की टोटल 30 अप्रैल 2023 की। अब वो कहता है, ये वाली लाइन पढ़ो, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी वॉज डिटर्मिन्ड एज इक्वल टू इट्स, इसका मतलब ये फेयर वैल्यू पर ही है। इसका मतलब एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख के सरप्लस निकालने की जरूरत नहीं है, ये बचत हो गई। वो यूं कह सकता था कि जी उसकी फेयर वैल्यू 30 अप्रैल पे कितनी है, लेट्स से 500, तो ये काम फिर भी करना पड़ता। बुक वैल्यू एट रीवैल्यूएशन डेट निकालते, उससे एक लाइन छोड़कर फेयर वैल्यू लिखते और फिर सरप्लस को रिकॉर्ड करते और वो 500 पे लाने के बाद ट्रांसफर आउट करते। तो ये तो उल्टा आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पे हमने 465 को ट्रांसफर आउट करना है। ये जनाब पीपीई से हो गया क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो गया डेबिट 465, ठीक है जी। ये वर्किंग 1 से उठाया था हमने और ये वर्किंग नंबर 2 से आ गए 465, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख दो ट्रांसफर टू वर्किंग किया ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी लिख सकते थे। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 30 अप्रैल 2023 और फिर बुक वैल्यू हमारे पास। तो अगर पीपीई का नोट बन रहा होता तो उसमें ये प्रॉपर्टी बी के कॉलम में 0 आ जाता, क्योंकि ये साल के शुरू में पीपीई था, साल के एंड पे ये पीपीई में रहा ही नहीं। और अगर सरप्लस होता, यहाँ पर सरप्लस आ जाता, तो वो एज इट इज पड़ा रहता, आपको पता ही है, क्योंकि इधर फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है। अब वो डिस्पोजल पर ही ट्रांसफर होगा, वरना वो हर साल चेन इक्विटी के अंदर ओपनिंग वही, क्लोजिंग वही, ओपनिंग वही, यानी कि वही स्टैंड करता रहेगा बैलेंस जब तक कि एसेट एक्चुअल में डिस्पोज ना हो जाए, ठीक है। क्लियर, चलें आगे। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी हमारी आ गई है जनाब किस पर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई ना। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। अब ईयर एंड पे अगर इसकी फेयर वैल्यू गिवन है तो इसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाना पड़ेगा, और ईयर एंड पे प्रॉपर्टी बी की फेयर वैल्यू गिवन है कितनी, 400। तो ये वाली पहले में इसको छोड़ा ये लिया, इसमें इसको छोड़ा ये ले लिया, पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या यूज कर रहे हैं, डेटा कौन सा उठाना है। तो वर्किंग नंबर 3 जी। अब क्लोजिंग उसने नई फेयर वैल्यू क्या बताई है 480, और इस वक्त किताबों में ये पड़ा हुआ है किस पे, 465 से 480 पे ले जाना है। इसका आंसर प्लस में आ रहा है, अगेन गेन है कितना, तो यहां पे हमने 15 लिख दिया। ओपनिंग में कुछ भी नहीं था जी, प्रॉपर्टी बी तो पीपीई में थी, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, ट्रांसफर इन हुआ और फिर क्लोजिंग 480 पे आ गया। फेयर वैल्यू मॉडल है, इजी है ना। बस रोज आते रहे, मेहनत करते रहे, जो घर पे बैठे हैं अब जुमे वाले दिन और हफ्ते वाला जुमे वाला लेक्चर लेना है वो लेते रहे, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह पर्चा से आराम से पास हो जाएगा, बस ब्रेक नहीं लगानी, कुछ छोड़ना नहीं है, थकना नहीं है। मैंने तो आपसे डे 1 पे कहा था 1 घंटा, बस पर्चे की बात करूं तो 1 घंटा डेली। भाई 1 घंटे से ज़्यादा कभी होमवर्क हुआ वीकेंड्स के अलावा? वैसे तो वीकेंड में भी हिम्मत मारने वाले 1 से 1.5 घंटे में काम कर लेते हैं। तो पूरा सेशन इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी, वीकडेज में तो कभी भी 1 घंटे से बाहर ना जाए। आपने और पर्चे भी पास करने हैं ना, सिर्फ सीए आपको अकाउंटिंग तो नहीं करानी, सारे पर्चे पास करने, लेकिन बहुत है, जस्टिफाई करके टाइम दें। क्लासेस के अलावा पर पेपर 1 घंटा बहुत है। मैंने डे 1 पे आपको कहा था भाई नॉर्मल जिंदगी गुजारें, आप नॉर्मल इंसान ही हैं, कोई है, और नॉर्मल लोग ही सीए करते हैं। ये खाम खा के अंदर जो वो बैठे हुए ना, सुबह से बैठे, कॉलेज से गए ना पढ़ने बैठ गए। अब वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं ना अटेंटिवली पढ़ रहे, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं, वॉन्डर कर रहा है दिमाग उनका, तो वो फिर
हर कोई तो कह रहा है बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रही है, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, हर वक्त पता नहीं पागल ना हो जाए पढ़ पढ़ के, और क्या पढ़ रहे हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं ना। मोबाइल लेस हो के, अगर मोबाइल ज़रूरी है जैसे पिक्चर वगैरह खींच लेते हैं तो फिर फ्लाइट मोड लगाएं, जब तक होमवर्क ना हो जाए। कसम होनी चाहिए आपके ऊपर, आपकी अपनी, कि आपने उसको ओपन नहीं करना। आप देखोगे तो मैंने आपको टोटल जो है वो 11 घंटे के 12 घंटे निकाले थे कि जी ये हैं आपके पढ़ने वाले, बाकी सारा टाइम आपका सोने का, खाने का, खेलने का, कूदने का। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, खेला कूदा करो लाजमी। असर से मगरिब, मैं कहता होता हूँ असर से मगरिब का टाइम ऐसा है कि उसमें बेहतर है फिजिकल एक्सर्शन करना। दिमागी काम थोड़ा सा दिमाग को कमज़ोर करता है, कहीं किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ, वैसे जो हकीम लोग बुज़ुर्ग लोगों से सुना है, ठीक है। तो खेला करो, कोई एक्टिविटी ऐसी हो, फैमिली को टाइम दिया करो, नॉर्मल ज़िंदगी रखो। नॉर्मल सीए करना है तो हो जाएगा इंशाल्लाह, बट व्हेन इट मैटर्स आपको मेहनत करनी चाहिए। तो हर रोज़ 1 घंटा पर पेपर, हर वीकेंड पे उसको डबल कर दो, 2 घंटे नहीं तो 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये टाइम भी तो बचना है। तो वही आपने डेली 11-12 घंटे पढ़ना है। अगर घर पे हो तो वो क्लासेस वाला टाइम भी पढ़ाई में लग गया बस, और जब आखिरी महीना आना है तो वही 11-12 घंटे ही आपके आखिरी महीने में भी रोज़ पढ़ाई के होंगे घर बैठ के, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 3 पर्चे, हाँ 4 पर्चे वाले क्या करेंगे, वो 11-12 की बजाय 13-14 घंटे में चले जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर कॉन्टीन्यूसली करेंगे ये काम तो आराम से पास होंगे पर्चे, चाहे वो 3 है चाहे वो 4 है। इस 3 से कम वाले तो नहीं होने चाहिए ना, वो तो फिर खेलने कूदने आए हुए हैं। 2-2 पर्चे दे रहे हैं, कोई 1 दे रहा है, पता नहीं 25 साल मनसूबा लेके। तो कम से कम 3 पेपर तो माशाल्लाह आप लोग देते हैं। आगे क्यों छोड़ा, इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि प्रॉपर्टी ए थी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट सवाल कहां से आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो फेयर वैल्यू मॉडल वाली प्रॉपर्टी ने इनिशियल मेजरमेंट में तो कॉस्ट पे आना था, ये 21 में कॉस्ट पे आई होगी, लेकिन 31 दिसंबर 21 पे ही फेयर वैल्यू पे आ गई होगी। फिर 31 दिसंबर 22 पे इस फेयर वैल्यू पे आई होगी, गेन लॉस पीएनएल। फिर 31 दिसंबर 23 पे अगर पड़ी होती तो इस फेयर वैल्यू पे आती। कॉस्ट का क्या ताल्लुक है, इसलिए उसको छोड़ दिया। लेकिन यहां पर भी अगर वो बी की फेयर वैल्यू यहां दे देता ना, कि फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी लेट से 480, तो हम वो ले लेते। 480 पहले ही लिखा हुआ है, लेट से 470, तो वो हम ले लेते, फिर हमें ये वर्किंग करनी ना पड़ती, यहां पे भी कॉस्ट इग्नोर हो जाती है ना जी। नहीं, वहां पे पीपीई में पड़ी है तो कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, चाहे रीवैल्यूड मॉडल यूज हो रहा है, फिर वो यूज करके डेप्रिशिएट करना पड़ता है। तो इसका छोड़ना सिर्फ इस वजह से था कि ये फेयर वैल्यू मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो कॉस्ट पहली बार आने के बाद फिर खत्म हो जाती है कहानी, फिर हर ईयर एंड पे वो फेयर वैल्यू पे आती रहती है। ओके जी। नंबर 2, ऑन यकम फरवरी 23 SL started construction of property C। अभी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई, थोड़ी थोड़ी थ्योरी ऐसे ही पढ़ लेता है ना बंदा, सवाल में काम हो जाता है अपना, ठीक है। SL ने C की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। अब इससे आगे ना मैं आपको पहले बता दूं, बताना पड़ेगा उसको किस मकसद के लिए। अगर तो उसने यहाँ पे अपना हेड ऑफिस मूव करना है तो ये फिर पीपीई में जाएगी बाद में, ठीक है। और अगर उसने कहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनना है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई हो सकती है। लेकिन CWIP जब कंप्लीट होता है फिर उसके बाद ही ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन एक बात, अगर क्लियर ना हो कि किस काम के लिए ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पता नहीं जी, अब प्लॉट ले लिया जी, पता नहीं क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाने पता नहीं क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर थ्योरी पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, अगर अनडिटर्मिन्ड यूज़ है ना किसी प्रॉपर्टी का तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। खैर अभी आगे देखते हैं। वो कहता है कि 1 फरवरी 23 पे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी सी विद अ व्यू टू अर्न रेंटल। चलो जी, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, और हमारे साल में ही कंस्ट्रक्शन। अब ये वो डेट है जिस दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करके CW, अब ये CWIP किसका CWIP है, हाँ ये ऐसे ही है, पहले जैसे पीपी का CWIP है ना, ऐसे ही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का था। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ही चूंकि ये कंप्लीट हो गई है, इसलिए हमें कोई नोट की हद तक मसला नहीं आना इससे, बट डायरेक्ट ही हमने इसको जो कॉस्ट बने उस पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट करना है। अब वो कहता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 430 मिलियन।
ठीक है जी। अब ये 430 मिलियन को हम कैपिटलाइज कर नहीं लगे थे क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होती है और CWIP की कॉस्ट वही होती है जो उसमें उस दिन तक इनकर हो चुकी होती है। लेकिन उसने आगे एक और शरारत कर दी, क्या बोला, दिस इंक्लूड, इसमें शामिल है 7 मिलियन फॉर प्रोफेशनल फी एंड 12 मिलियन फॉर लीगल सर्विसेज, अच्छा सॉरी, हाँ फॉर प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विसेज, अच्छा 3 है, ओके, लीगल सर्विसेज एंड ऑब्जर्व, ये इकट्ठा है, ठीक है। 7 मिलियन के बारे में क्या कह रहा है जी कि वो क्या है, 7 मिलियन इज 7 मिलियन एंड 12 मिलियन फॉर प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विस एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज तो ये 12 ही निकला ना फिर अंग्रेजी के जुमले में, एबनॉर्मल वेस्टेज। अभी कल ही बात हो रही थी कि एबनॉर्मल वेस्टेज को कभी भी पीपीई की कॉस्ट में भी ऐड नहीं करते, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में भी ऐड नहीं करते। पीएनएल में आपका एक्सपेंस बनेगा, एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता। एबनॉर्मल, कल परसों बात हुई है, एबनॉर्मेलिटी आपकी अपनी मिस हैंडलिंग। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप प्लाजा बना रहे हैं, उसमें क्रेन आपने अपनी नाअहली की वजह से आपने क्रेन को मिस हैंडल किया, वो गिरी, वो टूट गई, बड़ा नुकसान हो गया। तो क्या उस नुकसान को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसकी एसडी कॉस्ट में डाल देंगे? वो आपका अब डिस्पोजल रिकॉर्ड करें, आपका पीपीई होगा, उसमें गेन लॉस आएगा, पीएनएल में जाएगा। एसेट की कॉस्ट में आपने एबनॉर्मल वेस्टेज को ऐड नहीं करना होता। अब वो कह रहा है, अगर तो वो यूं कहता ना, इतनी कॉस्ट है और इतना है प्रोफेशनल फी और इतना है एबनॉर्मल वेस्टेज, तो आप अलग अलग वालों को ऐड करते और सिर्फ 12 को इग्नोर कर देते। पर मुसीबत क्या है, मुसीबत इज इंक्लूड्स, दिस इंक्लूड्स, मतलब 430 इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स है तो हम फिर क्या कर दें, एक्सक्लूड। तो 430 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 418 पे इसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अब 30 सितंबर पे, ओके, यहां तक को मसला। आगे पढ़ लें। ऑपरेटिंग लॉसेस जो कि इनकर हुए बिफोर रेंट आउट, तो ये भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, पीएनएल में जाते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। पढ़ा हुआ है, पीपी में पढ़ा हुआ है, तो बता रहा हूं यहां भी वैसा ही है, सैम टू सैम है। वहां तो पढ़ा था ना इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को ऐड नहीं करना, यहां पे भी ऐसे ही। यहां पे इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होंगे, आपका 20 मंजिला प्लाजा है, ठीक है, उसमें आपने सारा स्टाफ रख लिया, जेनेटोरियल स्टाफ भी रख लिया, एडमिन स्टाफ भी रख लिया, जनरेटर भी चल गए आपके, सारे सिक्योरिटी गार्ड भी रख लिया आपने, ठीक है। लेकिन अभी तक उस 20 मंजिला प्लाजे में सिर्फ 3-4 दुकानें, 1-2 दफ्तर किराए पे चढ़े। अब किराया अभी आ रहा है थोड़ा सा, खर्चे अभी हो रहे हैं ज्यादा, इसको कहते हैं इनिशियल में ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है। कि आपको मसलन किराया जो है वो फिलहाल आ रहा है 5 लाख पर मंथ, लेकिन आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है पूरे महीने का वो 15-20 लाख हो रहा है। तो इनिशियली आप ऑपरेशंस के वक्त लॉस में है। तो जैसे जैसे ये ऑक्यूपेंसी आपकी बढ़ती जाएगी प्लाजे में, वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ेगा और फिर अल्टीमेटली आप प्रॉफिट्स में आएंगे। पर अभी इनिशियली क्या है, ऑपरेटिंग लॉस, तो इसको एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। और फिर ये रेंट पे उसने बहुत सारी फेयर वैल्यूज दी हैं, ठीक है। तो आगे भी पढ़ लें। आगे कहता है, ऑपरेटिंग लॉसेस को तो क्या कर देना आपने, इग्नोर। फिर कहता है फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सी वॉज 380 ऑन 30 सितंबर, जिस दिन ये कंप्लीट होके ट्रांसफर हुई है, ऐसे ही है। फिर 390 ऑन 1 दिसंबर। अब ये 1 दिसंबर क्या बुला है, अच्छा, ये ऊपर कह रहा है कि 1 दिसंबर को रेंट आउट होने से पहले तक खर्चे होते रहे हैं, तो यानी 1 दिसंबर को ये प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई। और फिर 395 है 31 दिसंबर। तो 3 फेयर वैल्यूज दे दी उसने हमें परेशान करने के लिए। सबसे पहली तो बताओ 30 सितंबर वाली फेयर वैल्यू क्या करें। असल में ना इनिशियल मेजरमेंट होती है एट कॉस्ट, ठीक है ना। तो फिर वो जो कॉस्ट है वो 430 माइनस 12 कितना, 418। ये 418 पर उसने इनिशियली मेजर होना है। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, हमेशा कॉस्ट पे। आपको नहीं सर 380 फेयर वैल्यू, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ये रेंट के ऊपर फेयर वैल्यू आएगी, गेन लॉस सारा निकल जाएगा। इनिशियल मेजरमेंट का रूल क्या है, एट कॉस्ट। ये अगर CWIP में पड़ी होती तो फिर कोई और रूल था, CWIP से निकल कर आ गई ना इधर। तो अब इनिशियल मेजरमेंट का रूल क्या है, एट कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी हमें की थी जी, 430। हाँ, इसमें कुछ एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट भी थी, हमने कहा वो निकाल दो, पीएनएल में ले जाओ, बाकी 412 है हमें जितना इसने कॉस्ट किया।
वैल्यू उस वक्त कम होगी, कोई मार्केट के हालात बुरे होंगे, कोई मसला नहीं है, वो फिर ईयर एंड पे जब फेयर वैल्यू मेजरमेंट करेंगे ना तो गेन लॉस खुद ही निकल आएगा। ओके, ये बात समझ नहीं आई? इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? कॉस्ट। तो फिर हमने यहाँ पे आकर लिखा वर्किंग फोर में 430 माइनस 12 इज इक्वल टू 418। तो ओपनिंग में प्रॉपर्टी सी नहीं थी, लेकिन एडिशन में आया 418। अब ये एडिशन है, ऐसे ही है ना, एडिशन है ये, ठीक हो गया। उसके बाद फिर 1 दिसंबर को ये किराए पे चढ़ाई गई। उस दिन तो कोई फेयर वैल्यू की जरूरत हमें नहीं होती, फेयर वैल्यू या ईयर एंड पे चाहिए या ट्रांसफर इन आउट करते हुए चाहिए होती है, ठीक है। फिर 31 दिसंबर पे 395 इसकी फेयर वैल्यू हो गई है। तो अब उठा के 418 से ले जाओ इसको 395, देखो ना, ये 390 से फिर 380 कह रहे थे ना इनिशियली है, तो बस ठीक है। अब ईयर एंड पे सही वाली निकल आई 390, मतलब ईयर एंड पर रीमेजरमेंट भी कर देते हैं। तो इसको हमने 418 से उठाया, उठाकर ले गए 380 है कि 90 ईयर एंड वाला 95, ठीक है जी। तो इधर देखो, ये देखो 400, मैं बाद में लिखता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे सोच के भी कर सकते हैं। ईयर एंड पे क्या फेयर वैल्यू कह रहे हैं जी, 395, और हमारी किताबों में ये किस पे है? तो आप ये करंट वाला लिखते आ रहे हैं ना, पहले ये फेयर वैल्यू है, इस पे ले आओ, इस पे ले आओ, तो इसीलिए मैंने फिर यहां पर भी इसको पहले लिख दिया। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, जो पहले मर्जी लिख लो, बस ध्यान से देख लेना तब भी काम चलेगा। तो 418 से ले आओ 395 पे, तो 23 का लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस है, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू लॉस आ गया जी 23 का। वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस दे दिया हमने। कोई डिस्पोजल नहीं, इसमें कोई ट्रांसफ़र इन आउट नहीं, और ये अपनी फेयर वैल्यू पर नज़र आनी चाहिए, यही तो फेयर वैल्यू मॉडल है। और फेयर वैल्यू थी 300, तो ये 395 पे ही तो लाएं, 418 से माइनस कर, ठीक है। तो फिर फेयर वैल्यू मॉडल लिखा हमने, और मेन नोट हमारा बस इतना ही था, ख़त्म हो गया। उसके बाद सब नोट्स में पहला नोट लिख लें चले, ऑल, उसने लिखा हुआ है ना पॉइंट, तो आप भी लिख दें। ऑल फेयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय अल्फा ब्रदर्स एंड, कितने लिखे हुआ है, बस नजर नहीं आ रहा मुझे, अच्छा पॉइंट गायब है। ओके, ऑल फेयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय अल्फा ब्रदर्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूज। All fair values are determined by Alpha Brothers and independent firm of valuers। पूरा लिख दिया आपने। अच्छा, अब मेरा मशवरा ये है कि रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कल मैंने एक ही लाइन में डाल दिया था गालिबन, है ना। मशवरा ये है कि अलग अलग लाइन डाल दी, अगर स्टैंडर्ड ने अलग अलग लिखा हुआ है रेंटल इनकम, और फ़र्क कोई नहीं है, ठीक है, अलग लिखना बेहतर है। लेकिन मेरा पहला सवाल कह रहा है रेंटल रेवेन्यू जो रिसीव हुआ है वो 45 है, और जो एक्रू हुआ है वो 6 है। मतलब क्या है इसका? अच्छा, जो रिसीव हुआ है वो तो एक्रू नहीं हुआ होगा ना, ऐसी बात नहीं है। पहले रेवेन्यू अर्न हुआ तो रिसीव होता है ना, वो यही कह रहा है ना, कि क्या कह रहा है, रेवेन्यू रिसीव, ये नहीं कह रहा कि एडवांस में पैसे आए हैं। तो 45 भी हमारी इनकम है, 6 भी हमारी इनकम है। अब स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा हुआ कि रेंट रिसीव्ड को डिस्क्लोजर में डालो, बल्कि उसने कहा है रेंटल इनकम को डिस्क्लोजर में डालो। 1 रुपया भी रिसीव ना हुआ होता, कमा लिया होता, तो उसको शो करना था, ठीक है। तो लिखेंगे जी हम रेंटल इनकम अर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अमाउंटेड टू 51 मिलियन, ठीक है, यानी रिसीव्ड भी और जो रिसीवेबल है वो भी। यानी आप वैसे दिल कर रहा होगा आपका बचपन में, आप, मैंने वैसे एक्रूवल पढ़ाना है इंशाल्लाह, अभी IAS 40 के बाद पहले एक्रूवल कर लेंगे, फिर 23 शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अगर आप इनकम का लेजर बनाएं रेंटल इनकम का, ठीक है, तो उसके अंदर इनकम कैश आया, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कितना
और बाकी रिसीवेबल है कितना 6। तो फिर P&L के अंदर इनकम कितनी जाती होती है बैलेंसिंग, अगर आप सिंगल अकाउंट अप्रोच से चलें तो 51। कुछ ज़हन में आया? ये नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये मैं इंशाल्लाह खुद कराऊंगा, 2 दिन पूरे लगाता हूँ इस पे। FAR के अंदर एक्रूवल पे 2 दिन तकरीबन लग जाते हैं हमारे, ठीक है ना। हम रिवाइज करेंगे, है तो इंट्रो का मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत बहुत है, बहुत ज़रूरत है। जैसे मुझे बैड डाउटफुल डेट की अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत वो फाइनल अकाउंट पड़ती है वो भी कराऊंगा। तो जिस टॉपिक की जितनी ज़रूरत पड़नी है, इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी वो भी पढ़ाऊंगा, अपने मुताबिक करना पड़ता है, ठीक है ना। ताकि आप जहाँ कहीं से भी पढ़ के आए सब ने सही पढ़ा हुआ है, पर हमारी क्लास में फिर एक तो रिवीजन हो जाए, दूसरा एक तरतीब के ऊपर वर्किंग आ जाए, फिर आगे हर टॉपिक में वो यूज़ होता है। तो इस पर हमने एक्रूवल पे लगाना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म करके इंशाल्लाह 2 दिन पूरे। ओके, अच्छा, तो क्या जुमला लिखवाया था मैंने, वहीं से उठाकर लिखना है। रेंटल इनकम रिलेटिंग टू, अर्न्ड भी लिखो जी, लिखो रेंटल इनकम अर्न्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। मैं भी लिख दूं, चलो डॉट नहीं लगाता। रेंटल इनकम अर्न्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अमाउंटेड टू रुपीज, आपने बोला 51 मिलियन। मैंने कहा जी ये बता दो कैसे बना है, तो 45 मिलियन प्लस रुपीज 6 मिलियन। ओके, इनकम नॉट रिसीव्ड, इनकम तो जो रिसीव हो गया है और जो रिसीवेबल है, कमाया है तो रिसीवेबल है ना, वो दोनों को ही, ठीक है, लिख दिया हमने। अगला पॉइंट क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंट, ये तो सीधा ही है, लिख दो रिपेयर एंड, अब ये नंबर है मुफ्त के, पता होना चाहिए कि इसका करना क्या है। तो 2.3 रिपेयर एंड, बोल दो जुमला मुझे तो यहां पर लिखना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस relating to investment property amounted to rupees 25 million। लो जी, कितने मार्क्स? भाई यहां पे पार्ट 1 क्लोज कर दें।